नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बुलेटिन में बात बीजेपी की महिला विंग की। तो आज बीजेपी महिला विंग की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। दोपहर 2:30 बजे आपको बता दें कि यह बैठक होगी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग होगी। 3:30 बजे मीटिंग का औपचारिक उद्घाटन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। बैठक में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय कार्य समिति से जुड़े पदाधिकारी पीएम मोदी के मन की बात को भी सुनेंगे। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी अपने सभी संगठनों की बैठक कर रही है। इसका फायदा चुनाव में लिया जा सके। 2 दिनी कार्य समिति में कई राजनीतिक प्रस्ताव पेश होंगे। नड्डा करेंगे बैठक का वर्चुअली उद्घाटन। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। मिशन 2022 की तैयारी यहां पर बीजेपी महिला विंग की आज बैठक है। 2:30 बजे पदाधिकारियों की बैठक होगी। 3:30 बजे मीटिंग का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ देहरादून से सीधे जुड़ रही हैं। भारती, क्या तैयारी इस बैठक को लेकर के की गई है और क्या माना जाए, महिला शक्ति के सहारे मिशन 2022 को फतेह करने की योजना है? हमने कहा भी देखो ये सभी इम्पॉर्टेंट रोल है उत्तराखंड में। और अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन अनुपम 50-50% ही वोट शेयर यहाँ पर है। इसलिए ये भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि 50% महिलाओं को टिकट मिल सके, इसकी भी पैरवी यहाँ पर की जाएगी। साथ ही महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर महिलाओं के वोट बैंक को इनकैश किया जा सके। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिन पर यहाँ पर ये 2 दिन की जो कार्य समिति शुरू हो रही है आज, उस पर मंथन किया जाने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने यहाँ पर ये वो बातें रखी जाएंगी और किस तरीके से चुनावों में जाया जाए, ये तमाम बातें इस 2 दिन के अंदर यहाँ पर होने जा रही हैं। हम देख चुके हैं इससे पहले भी महिलाएं अपने हक के लिए, सीटों के लिए और जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए बातें रख चुकी हैं। इससे पहले जब महिलाओं का मंथन वहां पर हुआ था, तो आज की बैठक में भी क्या ये मुद्दे उठ सकते हैं? बिल्कुल ये मुद्दे उठ सकते हैं, क्योंकि अगर आप समझिए उत्तराखंड में तो इस तरीके से महिला जो दावेदार हैं वो इतनी नहीं है। हालांकि अब उम्मीद इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम केंद्र कैबिनेट में बात करें वहाँ पर जिस तरीके से 11 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में भी इस बात पर ध्यान दिया जाएगा और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की समस्याएं, महिलाओं के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं, ये तमाम बातें इस 2 दिन की कार्य समिति में उठने वाली है। क्योंकि ये बहुत सभी लोग समझते हैं कि बिना महिलाओं के वोट शेयर के जंग फतह नहीं की जा सकती है 2022 की। इसलिए इन मुद्दों को यहाँ पर रखा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। क्या कुछ चुनावों में वो चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में जाया जाएगा और महिलाओं का वोट शेयर यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। ये वो बातें हैं जो इन 2 दिन में कार्य समिति में यहाँ पर रखी जाएंगी। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। भारती सकलानी हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की नजर महिला वोटरों की तरफ बढ़ रही है। राजनीतिक दलों के दावेदार तो इसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने लगे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। 2022 चुनाव सिर पर है, ऐसे में राजनीतिक दलों की नजर महिलाओं पर है। बीजेपी जहां प्रदेश में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति कर महिलाओं को मैसेज देने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के जो लोग 2022 में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो महिला स्वयं समूह के जरिए हर घर के दिल में उतरने की तैयारी में है। कोई महिलाओं को सम्मानित कर रहा है तो कोई महिलाओं को मसाले और आटा पीसने वाली चक्की भेंट कर रहा है। मैं इनको वो चीज बांट रहा हूँ जिससे इनका जीवन यापन चले, और मैं कभी किसी पद में नहीं रहा। अगर मैं वास्तव में मुझे कोई पद इस हल्द्वानी के अंदर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कम से कम 100 से 200 ग्रुप में बनवाऊं जहाँ सरकार इनको दे और इनका खुद का सामान खरीदे, जिससे कि इनको इनका रोजगार मिल सके। और ये बहुत छोटी सी चीज है। 22 के चुनाव नजदीक हैं तो निश्चित ही महिला मोर्चा जिस कर्मठता से हम हर समय उत्तराखंड की सेवा में रहता है,
2022 के इलेक्शन में भी हमारी बहनें जो हैं वो मोर्चा संभालेंगी। महिलाओं को भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की पहल में अपना भला नजर आ रहा है और वो इसके सहारे आत्मनिर्भर होने का दावा कर रही हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा बहुत आगे तक जाएगा और जिससे मेरी जो महिलाएं हमारे समूह से जुड़ी हुई हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगी और आत्मनिर्भर बनने के संग संग अपने परिवार का और अपने समाज का उत्थान करेंगी। प्रदेश में 12,000 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं जिनमें तकरीबन 2.5 लाख तक महिलाएं जुड़ी हैं। जाहिर है राजनीतिक दलों के दावेदारों की नजर इस वोट बैंक पर है ताकि सत्ता की चाबी हाथ आ सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री और विभाग भले ही दावे करते हों कि प्रदेश में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के जिले पौड़ी में अस्पतालों में डॉक्टर ड्यूटी के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा करते हैं, इसकी पोल पौड़ी जिले से ही दूसरे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने खोली। शनिवार को सतपाल महाराज जब सतपुली हॉस्पिटल पहुंचे तो अटेंडेंस के लिए एक नहीं बल्कि डॉक्टरों ने 4 रजिस्टर बना रखे हैं और डॉक्टर फर्जीवाड़ा करके अटेंडेंस लगाते हैं। ये फर्जीवाड़ा जब मंत्री सतपाल महाराज ने पकड़ा तो फिर उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड इसलिए बनाया गया। सतपाल महाराज काफी देर तक अपनी नाराजगी दिखाते रहे। टेक एक्शन अगेंस्ट देम। देखो तरीका है, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ये बात, आपको बता रहा हूं। यहां मरीज आते हैं, आप नजरत सरकार इसलिए आपको तनख्वाह दे रही है। राज्य में चुनाव से पहले दल बदल को लेकर फिर से सियासत गर्म है और इस बार चर्चा यशपाल आर्य के नाम की है। यशपाल को लेकर अटकलें हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं और चर्चाओं ने तब जोर पकड़ लिया जब खुद सीएम यशपाल आर्य के घर पहुंच गए, क्योंकि बीजेपी किसी बड़े नेता का जाना फिलहाल तो अफोर्ड नहीं कर सकती। बिना तय प्रोग्राम के शनिवार सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देहरादून में मंत्री यशपाल आर्य के घर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने नाश्ते की टेबल पर बंद कमरे में बातचीत की। मुख्यमंत्री के ऐसे अचानक आने की वजह उन अटकलों को माना गया जिनमें कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और जब मुख्यमंत्री बाहर आए तो सीएम के बयान से भी साफ हो गया कि सियासत में यशपाल नए नहीं है। कोई गिले शिकवे की बात नहीं है। मैं छात्र राजनीति में था, बहुत छोटा था, तब से आदरणीय यशपाल जी को मैं देखता आया हूं और वो जिस विधानसभा से मैं अभी विधायक हूं वहां के आज से 30 साल पहले आप विधायक होते थे, तो हम लोगों का बहुत मतलब निजी और व्यक्तिगत संबंध है और उसके अलावा सरकार में भी हम लोग समय समय पर ऐसी चर्चा करते रहते हैं और ये महज हम लोगों की शिष्टाचार भेंट है। मुख्यमंत्री धामी ने आसानी से अपनी बात कह दी, लेकिन हकीकत यह है कि दलित नेता के तौर पर हरिद्वार, उधम सिंह नगर और कुमाऊं में यशपाल आर्य का बड़ा असर है। इतना ही नहीं, 7 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आर्य 2012 में पार्टी को चुनाव जिता भी चुके हैं और खुद मानते हैं कि 19% दलित वोट चुनाव में बड़ा फैक्टर है और चुनाव के वक्त नेता पार्टी तो बदलते ही है। अब देखिए ना, ये तो आवाजाही बनी रहेगी। ये मैं तो ये मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बातें कहाँ से उठ रही हैं। कौन है ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि साहब वो कांग्रेस में जा रहे हैं या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये तो निराधार निरर्थक बातें हैं। चुनाव से पहले बीजेपी अपने किसी बड़े नेता को गंवाना नहीं चाहती, तो गिनती के बड़े नेताओं वाली कांग्रेस दलित वोट पर प्रभाव रखने वाले अपने पुराने नेता की वापसी के मूड में है। लेकिन साइलेंट पॉलिटिक्स करने वाली यशपाल आर्य अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चुनाव से पहले उत्तराखंड में जमीन जिहाद के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। पलायन के बीच राज्य में कई इलाकों में बढ़ रहा असंतुलन सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकता है। इसको सीएम धामी ने बड़ी चिंता की वजह बताया है। बीजेपी का कहना है कि आदर्श हिंदू राज्य में सीएम का फैसला सही है, तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बद्री केदार की जय जयकार वाली देवभूमि में एक खास समुदाय के लोग बड़ी मुश्किल बन सकते हैं और सरकार को चिंता है कि ये लोग जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं और पहाड़ी राज्य में जड़ें जमा रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। यही देखते हुए सभी डीएम, एसएसपी को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने और रिकॉर्ड चेक करने को कहा गया है और खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि ये बहुत बड़ी चिंता है।
किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। सर वाकई में चिंता का विषय बन चुका है इस हाँ, पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय हैं। धामी सरकार के इस फैसले से बीजेपी विधायक खुश हैं। विधायक दिलीप रावत का कहना है कि आदर्श हिंदू प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला सही है, जबकि खास समुदाय के लोगों को उत्तराखंड लाने और धर्मांतरण का काम कांग्रेस का है। वहीं कांग्रेस इस चिंता पर सवाल खड़े कर रही है। हिंदू संस्कृति के खिलाफ भी बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है और हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि बहुत बड़े एक तथाकथित संस्थाएं जो धर्मांतरण का कार्य कर रही हैं और निश्चित रूप से ये देवभूमि और हिंदुओं का एक आइडियल प्रदेश है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और कांग्रेस के लोगों को भी इसको समर्थन करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वो पहचान करें कि धर्म विशेष के लोग अन्य जगहों पर जाकर बस्तियां बसा रहे हैं या रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाति और धर्म के नाम पर लोगों में और इस प्रदेश की जनता में भेदभाव न करें। धामी सरकार और शासन की रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में जनसंख्या असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पलायन के बीच जमीनों की अवैध और जबरदस्ती खरीद फरोख्त बड़ी मुश्किल की वजह बन सकती है, जिस पर सरकार ने सीधा संदेश दिया है कि देवभूमि में ये काम और ऐसा करने वाले बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करप्शन से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि हरिद्वार में टेस्टिंग फर्जीवाड़ा हो, ओपन यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों का घोटाला हो, कोऑपरेटिव बैंक में 2 साल पहले हुई भर्तियों का घोटाला हो, छात्रवृत्ति घोटाला हो, इन सब पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 4 साल में उच्च शिक्षा और सहकारिता विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि करप्शन रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं गोदियाल ने कहा है कि टैबलेट और लैपटॉप की खरीद में भी घोटाले की तैयारी है। इसी राज्य सरकार को इस पर पैनी निगाह रखनी चाहिए। पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाहर अन्य प्राइवेट संस्थाओं को ये जिम्मा क्यों दिया गया। नंबर 2 बात, इसकी परीक्षाएं उत्तराखंड के इतर बाहर ऐसे समय में बहुत शॉर्ट नोटिस पे कोविड काल में क्यों कराई गई। बोर्ड के घोटाले में अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या संज्ञान लिया और क्या कार्रवाई की। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि छात्रवृत्ति घोटाले में, जिसमें कि उनके एक विधायक से संबंधित संस्थान का नाम भी शामिल है, ऐसे सफेद पोस्ट लोग आज तक जेल में क्यों नहीं गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस घोटाले के लिए अपने कार्यकाल में जब से आप आए इसमें क्या प्रगति की, मैं पूछना चाहता हूं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा खुले 8 दिन हो गए हैं और अब तक हेमकुंड सहित चारों धामों में 14,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं 21 अक्टूबर के भी सभी स्लॉट बुक हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु अभी 4 धाम के दर्शन को आना चाहते हैं, उन्हें निराशा हाथ लग रही है। इसके साथ ही पिछले 2 साल से नुकसान झेल रहे व्यवसायी भी परेशान हैं। वहीं बिना स्लॉट बुक किए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। डीआईजी ने बताया कि अब तक 1400 से ज्यादा लोगों को वापस भेजा जा चुका है। टूरिस्ट तो आ रहा है, पर मैडम जब ग्रीन कार्ड वो यात्री के लिए वो नहीं मिल रहा है, स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो खाली है। 31 अक्टूबर तक सारे बुक हो रखे हैं, तो यात्री को तो मना करना पड़ ही रहा है। जब यात्री नहीं आएगा तो गाड़ियां तो सारी खड़ी हैं, काम धंधे सब चौपट हो रखे हैं। मॉनसून अपने आखिरी वक्त में है, लेकिन पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी में मुख्यालय के पास मातली में भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे 5 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। जोशियाड़ा बैराज से पानी छोड़ने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा। हालांकि खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। जोशियाड़ा बैराज से पानी कम करने के निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने सभी को पानी के बीच से सकुशल निकाला है। रामनगर में शनिवार शाम अचानक हुई बारिश से एक बार फिर NH 309 में धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया। इसमें एक बाइक सवार बाइक सहित बहने लगा। इससे आसपास खड़े लोगों ने बचा लिया, लेकिन इसमें उसकी बाइक बह गई। धनगढ़ी नाले पर हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि अब यहां सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से पुल का काम चल रहा है। अगली बरसात से पहले इसके बन जाने की संभावना जताई जा रही है।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए स्वागत है। ब्रेक के बाद रुद्रपुर से खबर है, जहां पर एसओजी की टीम ने नकली मावे से मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। रुद्रपुर के रेशमबाड़ी इलाके में पकड़ी गई फैक्ट्री से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके से एसओजी टीम ने भारी मात्रा में नकली मावा और मिठाई बरामद की है। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से एसओजी की टीम पूछताछ कर रही है। ये नकली मिठाइयां उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों पर सप्लाई की जाती थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।